जय श्री राम। हाँ जी। आवाज आ रही है? ठीक है ना, डन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट क्लास हो नहीं पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राहु केतु के बारे में बात करनी थी, है ना? तो राहु केतु ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स कवर कर लिए थे हमने। अब हम राहु केतु के बारे में बात करने जा रहे थे आज की क्लास में। राहु केतु अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। अपने आप में मतलब राहु केतु अपने आप में एक पूरी दुनिया है। राहु केतु अपने आप में पूरी दुनिया क्यों है? क्या है ऐसा? देखो, आपने एक मतलब कहानी सुनी है? क्लासिक्स की कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से लास्ट में से अमृत निकला, तो देवताओं ने बोला कि भाई अगर मतलब राक्षसों ने अमृत पी लिया तो ये अमर हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे करके मतलब आपने कहानी सुनी होगी वो क्लासिक्स की। मैं पूरा प्रॉपर डिटेल में कहानी नहीं बताऊंगी, आपने सुनी होगी कि हाँ, विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके सारे देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया और राक्षस लग गए। मतलब राक्षस एकदम उसमें मग्न हो गए, अरे क्या सुंदर औरत है, डांस कर रही है, ये वो एंड ऑल। लेकिन लेकिन हाँ, उसमें से एक राक्षस था जो निकल कर आया। उसने देखा राहु, उसको समझ में आया कि यार ये ना इसके पीछे क्या है। आप समझ रहे हो दिमाग, कितना तेज दिमाग कि उसको समझ में आया कि यार ये जो दिखाया जा रहा है ना उसके पीछे की स्टोरी क्या है। ये कौन आ गई है, ऐसी कौन नर्तकी आ गई है, क्या पिला रही है इन लोगों को, हम लोगों को नहीं दे रही है। तो वो बेसिकली आप समझ रहे हो, ये एक तरीके से कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि बेसिकली राहु के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राहु के बारे में बात करते हैं कि वो आके मतलब बैठ गए और फिर उसके बाद विष्णु जी को जैसे ही पता चला उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। वो राहु और केतु, ये क्लासिकल कहानी है। तो राहु के पास बॉडी नहीं है और केतु के पास हेड नहीं है। दो कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दो कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन स्रोत राक्षस का है। तभी बोला गया कि अभी राहु केतु, ठीक है, राहु केतु इज अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्योंकि जो राहु के पास है वो केतु के पास नहीं है, जो केतु के पास है वो राहु के पास नहीं है। लेकिन जो सोर्स है जहां से वो एनर्जी निकली है वो एक डेमन का सोर्स है। इसीलिए इनको कभी भी बेनिफिक प्लैनेट नहीं मानते, इनको हम हमेशा एक मेलेफिक प्लैनेट मानते हैं। तो अभी ना हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं कि जो लोग 4 तारीख को पैदा हुए हैं वो राहु से गवर्न होते हैं, जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं वो केतु से गवर्न होते हैं, ऐसे होंगे ऐसे होंगे, बिल्कुल बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ राहु और केतु को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप ये बोलो कि अरे दोनों डेमन हैं और दोनों मतलब राक्षस से पैदा हुए हैं, राहु भी अच्छा नहीं है केतु भी अच्छा नहीं है। वी आर नॉट इन दैट स्टेट, ठीक है? मैं कहूं कि अरे आप तो बहुत ही काले हो, मैं खुद को देखूं पहले अपने आप में कितनी काली हूं, ठीक है ना? मैं कहूं कि अरे आप तो इतने लंबे से हो, मैं खुद को देखूं मैं कितनी लंबी चौड़ी हूं पहले खुद से, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, मैं बोलूं राहु खराब है तो मैं पहले खुद को देखूं ना कि मैं क्या हूं एग्जैक्टली, व्हाट मैं क्या हूं, हम क्या हैं, ठीक है? हम कहें कि राहु राक्षस था, लेकिन हमारे अंदर क्या है, हम क्या बेसिकली राहु के बिना सर्वाइवल नहीं है। आज की डेट में, आज की दुनिया में राहु के बिना सर्वाइवल नहीं है। आप और मैं जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं वो भी किसका माध्यम है? राहु का माध्यम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारा जो मीडिया है, फोटोग्राफी है, मूवी इंडस्ट्री है, मतलब एवरीथिंग जो भी दिख रहा है कि है, जैसे कि मैं आपको आपके सामने बैठी दिखाई दे रही हूँ लेकिन मैं हूं नहीं एक्चुअली, मैं आपके सामने, है ना? मैं कहीं और बैठी हूं, आप कहीं और बैठे हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, राहु। तो बेसिकली आप समझो पहले राहु है क्या, राहु का मतलब क्या है। जब हम बात करेंगे ना, जब भी हम बात करेंगे राहु की, तो राहु का मतलब है, राहु का मतलब है एक ऐसी चीज जो कि दिख रही है कि हाँ है, लेकिन है नहीं, असली नहीं है। राहु एक ऐसी भूख है जिसको शांत नहीं किया जा सकता। राहु एक ऐसी एक वो पाने की इच्छा है
जिसको शांत नहीं कर पाओगे। राहु को अगर 2 मिलेगा तो उसको 4 चाहिए होगा, 4 मिलेगा तो 8 चाहिए होगा, 8 मिलेगा तो 16 चाहिए होगा, 16 मिलेगा तो 32 चाहिए होगा। राहु की डिजायर्स एंडलेस है। राहु भ्रम है, राहु धुंध है। राहु बेसिकली क्या है, जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो और बहुत ज्यादा कोहरा है, तो क्या होता है, बिल्कुल पास वाली चीजें भी दिखाई नहीं देती हैं, है ना, आपको एकदम सामने वाली गाड़ी भी नहीं दिखाई देती है। तो वो राहु है जो आपको रियलिटी नहीं दिखने देता है। तो राहु इज दैट। और राहु बेसिकली राहु का मतलब है अचीव करना। अगर मैं एक वर्ड में बोलूं ना, राहु का मतलब क्या है, अगर सारी बातों को छोड़ दिया जाए, सब चीजों को से ऊपर उठा जाए, तो राहु का मतलब क्या है, टू अचीव। राहु किस लिए आया है, राहु पाने के लिए आया है, बाय हुक और बाय क्रुक। राहु शॉर्टकट्स है, राहु नाम है आपका, मतलब चमकता हुआ सितारा है, चाहे फिर वो चमकता हुआ सितारा वो झूठ से ही उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, राहु वो है। इसी वजह से कहा जाता है कि एट टाइम्स ना राहु डेंजर है। लेकिन राहु के बिना ना आज जिस युग में आप जी रहे हो ना, उस युग में सर्वाइवल भी नहीं है। क्योंकि ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई ये सब क्लासिक्स की थी, ठीक है। जब वो लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट में ये क्लासिक्स तब लिखे गए जब राहु का इतना बोलबाला नहीं था। आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, राहु को से हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, राहु को थोड़ा सा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि राहु इज आवर लाइफ राइट नाउ, राहु इज आवर लाइफ। राहु ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूं कि जैसे राहु प्यार का कारक भी है। अब प्यार का कारक कैसे, राहु प्यार में अटैचमेंट का कारक है। अब अटैचमेंट कैसे होता है, एक माँ है, उसका बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, अपनी ग्रोथ के लिए जा रहा है, और माँ बीमार पड़ जाती है। राहु, ये यहां कौन प्ले कर रहा है, राहु। इतना अटैचमेंट दे दिया, इतना अटैचमेंट दे दिया अपने बेटे के साथ, इतना अटैचमेंट दे दिया कि अब क्या हो गया, ये मोह पाश बन गया, ठीक है। अटैचमेंट, डिजायर्स, मेरा बेटा मेरे पास रहे, इतनी ज्यादा डिजायर है इस चीज की कि उसके दूर जाने की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आप समझ पा रहे हो कि राहु किस तरह से बांध रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है। राहु को हर चीज चाहिए, मतलब राहु जिस भी चीज के लिए डिजायर करता है ना, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो जिस भी चीज के लिए राहु डिजायर कर रहा है, उसको राहु को वो चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स, एट एनी कॉस्ट। मतलब एट एनी कॉस्ट का मतलब एट एनी कॉस्ट। अच्छा है, बुरा है, चोरी करके मिल रहा है, डाका डाल के मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, चाहिए। ये जब हम वैदिक पढ़ते हैं ना, तो हम बताते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से हाउसेस में राहु है, तो आपको कौन सी चीज ऐसी है जिसके लिए इंसान कितना भी नीचे गिर सकता है, ठीक है। आसक्ति किस चीज में होगी सबसे ज्यादा, अगर थोड़ा बहुत भी ना ऐसे लाइक थोड़ा वैदिक का या थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का हल्का सा भी ऐसे ज्ञान हो, आप देखिएगा दूसरे घर का राहु अगर आपको किसी के चार्ट में देखने को मिलेगा ना, ऐसा इंसान अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा इंसान पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करेगा। बहुत आसक्ति रहती है, बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है अपनी फैमिली के अंदर। दूसरे घर का राहु बहुत ज्यादा कुछ करता है, बहुत 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 अपनी फैमिली के लिए किसी भी एक्सटेंड तक चला जाएगा, दूसरे घर का राहु। बेसिकली राहु का मतलब, आप राहु का अगर मैं एक ब्रॉडर व्यू, अभी आपको मैं राहु का एक ब्रॉडर व्यू दे रही हूँ, अभी हम लोग यहाँ पर वैदिक में नहीं जाएंगे कि इस घर का उस घर का, वो तो बीच बीच में मेरे मन में आएगा तो मैं बोलती रहूंगी, एज इन आपको पता है मेरी आदत, ठीक है। लेकिन राहु का एक ब्रॉडर व्यू समझ में आ रहा है। राहु पाने के लिए है, खोने के लिए नहीं। राहु जो भी चीज चाहता है ना, राहु का मेन ऑब्जेक्टिव है, हम एक राहु को एक व्यक्ति माने तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू गेन समथिंग।
अब फिर वो क्या है क्या नहीं है, वो डिटेल जब हम किसी के चार्ट में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या एग्जैक्टली क्या गेन करने आया है हर व्यक्ति। आप इस यहाँ पर आए हो, आप अर्थ पर आए हो, तो कहीं ना कुछ आसक्ति तो मन में लेकर आए हो ना, वो बता देगा। राहु जहां पर भी होगा वो आसक्ति है आप, ठीक है, कि वो करने आए हो। तो राहु हो गया हमारी आसक्ति, हमारे गेन्स, हमारा मोह, हमारा बंधन। हम किस चीज से बंधे हुए हैं जिससे छूट पाना मुश्किल है, कौन सी चीज ऐसी है जो कि हमें बांध रही है। तो राहु हमें बांधने का काम कर रहा है, किसी भी चीज से बांधने का काम कर रहा है। अब केतु, केतु क्या है? अब राहु केतु हम साथ साथ में ऐसे ही पढ़ते चलेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए। केतु क्या है? मैंने कहा ना, ये कंप्लीट डिफरेंट एनर्जीज, कंप्लीट डिफरेंट एनर्जीज, दो कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जीज। राहु को सब चाहिए, राहु की भूख शांत नहीं होती, उसको जितना मिलेगा उसको उससे ज्यादा चाहिए। राहु आपको क्या बता रहा है? अगर आपके चार्ट में कहीं पर भी राहु है, जिस भी हाउस में राहु बैठा है, एग्जैक्टली आपको उस पर्टिकुलर चीज के प्रति आसक्ति है, ठीक है। जो आप पूरी जिंदगी भर राहु आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए घुमाता है, जिस पर्टिकुलर हाउस में आपका राहु होता है। तीसरे घर का राहु है, इंसान अपने नाम के पीछे पागल रहता है, मेरा नाम हर जगह आना चाहिए, मेरा नाम हर उसमें आना चाहिए, मेरा नाम, मैं नाम, ठीक है। राहु तीसरे घर का वो करवाएगा बट ऑब्वियसली बात है, ये कुछ प्रोमिनेंट वो है। लेकिन जब हम केतु के बारे में बात करेंगे तो जैसे राहु पाने का कारक है ना, केतु त्यागने का कारक है, केतु छोड़ने का कारक है। केतु आप जैसे राहु आपके अंदर डिजायर जगा रहा है ना, कि ये चाहिए, हर हाल में चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए, मुझे चाहे इस चीज के लिए कितना भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी ऊपर जाना पड़े, नीचे जाना पड़े, कितनी भी पापड़ बेलने पड़े, बट एनी हाउ लाइफ में चीज चाहिए। केतु कह रहा है छोड़ दे यार, केतु कह रहा है छोड़ो। केतु प्लैनेट का क्या, केतु क्या बोलता है? केतु कहता है छोड़ो यार, नहीं चाहिए। केतु इंट्यूशन का कारक है। जैसे राहु को मैंने बोला, राहु यहां से आपको इतना चतुर चंट बनाता है, क्योंकि राहु के पास वही है, जो चीज होगी आप सामने वाले से वही एक्सपेक्ट कर पाओगे ना। अगर अभी मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा सकती हूँ, अगर आप मुझे साइंस के बारे में पूछने लग जाओ तो मैं नीलबटा सन्नाटा, ठीक है, मेरे को नहीं आती साइंस। अभी मेरे से बायोलॉजी केमिस्ट्री के बारे में पूछने लग जाओ, मुझे नहीं आती। तो जो जिसके पास होगा या जो जिसको आता होगा वही समझा पाएगा, वही सिखा पाएगा ना, बता पाएगा। तो राहु को पाना आता है, केतु को छुड़वाना आता है। राहु पाने का कारक है, केतु छोड़ने का कारक है। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, माइंड माय वर्ड, हाँ, आई एम सेइंग स्पिरिचुअलिटी का कारक है। स्पिरिचुअलिटी का कारक का मतलब, स्पिरिचुअलिटी का मतलब कई बार ना लोग सोच लेते हैं रिलीजन से। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजन नहीं है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। स्पिरिचुअलिटी केतु से आती है। केतु का मतलब है उस एक ईश्वर में आस्था रखना, उस एक जो भी चीज आप मानते हो, जो भी चीज आप मान रहे हो, जिस भी तरह से आप उसे मान रहे हो। आप अगर मान रहे हो कि हनुमान जी हैं, राम जी हैं, अल्लाह है, कहते हैं उसे गॉड है, वाहिगुरु हैं, जो भी आप एक शक्ति को जिसको आप मान रहे हो ना, उसमें अपनी पूरी आस्था रखना, ये केतु है। केतु जैसे कि राहु बहुत फोकस देता है, राहु आपको पूरी तरीके से, अगर आप सोचो मुझे किसी चीज को पाना है, बहुत ज्यादा डिजायर है अंदर किसी चीज को पाने की, तो मेरा पूरा फोकस होगा ना उसके ऊपर, दैट इज राहु, फोकस है राहु। और लापरवाही है केतु, बेपरवाह केतु। एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। एक बच्चा है, वो अपने फादर की गोद में है, और उसके फादर ना उसको ऐसे हवा में उछाल रहे हैं। अब हवा में उछाल रहे हैं फादर, तो बच्चा जब हवा में है तो वो कितना अनसेफ है, सोचा है कभी आपने? वो गिर सकता है, उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है, वो उसका कोई पार्ट डैमेज हो सकता है, अगर वो छूट जाए, अगर आप पापा उसको वापस कैच नहीं करेंगे तो वो छूट जाएगा। लेकिन वो फिर भी हंसता है, उसको डर नहीं लगता, उसको खुशी सी होती है, उसको खुशी महसूस होती है, वो हंस रहा होता है। समझ में आया? ये केतु का विश्वास है। वो जो विश्वास है ना, वो केतु का विश्वास है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे अपनी परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे अपनी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पापा मुझे गिरने ही नहीं देंगे। ये जो विश्वास है ना, ये केतु का विश्वास है, और यही स्पिरिचुअलिटी है। तो केतु ये स्पिरिचुअलिटी है।
केतु ये स्पिरिचुअलिटी है। कई बार आप कुछ लोगों को देखोगे, आगे चल के मैं बताऊंगी, कुछ लोगों को आप देखोगे, आप वो 2-2 3-3 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन वो बहुत डरते हैं। तो जो डर के मारे पूजा कर रहा है, वो कौन से डोमेन में है? वो राहु के डोमेन में पूजा कर रहा है। और जो विश्वास है, बस बिना किसी चीज को पाने की इच्छा के जा रहा है, वो क्या है? वो पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है। आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ज्यादा रिलीजियस ना दिखाई दे, बट हो सकता है वो स्पिरिचुअल है, उसको उस शक्ति के ऊपर भरोसा है। तो वो कंप्लीट भरोसा, वो कंप्लीट बेपरवाही, वो कौन देता है? वो केतु देता है। तो केतु के पास ना, एक्चुअली केतु के पास सेंसेस नहीं है, केतु के पास कोई सेंस नहीं है, उसके पास सिर्फ एक सेंस है, वो है सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन। तो जब एक केतु ड्रिवन पर्सन इंट्यूटिवली कोई काम करता है तो वो बढ़िया चला जाता है। और जब वो बहुत सोच समझ के बिल्कुल एकदम ऐसे फोकस्ड होकर एंड ऑल सब करके काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती है। तो एक केतु ड्रिवन पर्सन और एक राहु ड्रिवन पर्सन, दो एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। केतु ड्रिवन पर्सन ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता, राहु ड्रिवन पर्सन के पास हजारों क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि राहु फोकस है, तो केतु क्या है? केतु विश्वास है। जब आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो, जैसे मतलब मान लो आप सीट पर पीछे बैठे हुए हो, है ना, तो आप इसी विश्वास के साथ हो ना कि भाई ड्राइवर जो चला रहा है ठीक है, सही टाइम पर ब्रेक मार देगा, ड्राइवर जो कर रहा है, मतलब ड्राइवर जो जिस तरीके से ले जा रहा है वो ठीक ही ले जा रहा है। आप खुद तो नहीं जा जाके देखते कि अरे, अगर मान लो आप बस में बैठे हो, तो आप बार बार जाके जाके तो नहीं देखते कि अरे पता नहीं ड्राइवर ने पता नहीं वो किया कि नहीं किया एंड ऑल, ब्रेक मारे कि नहीं मारे, आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आप रिलैक्स होकर पीछे बैठते हो। केतु जब आप खुद ड्राइव कर रहे होते तो पूरा फोकस रहता है, फिर तो आप ऑब्वियसली बात है आप किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते। राहु, ठीक है। तो बेसिकली राहु और केतु का जो राहु और केतु का जो ये जो सीन चलता रहता है ना, राहु और केतु का सीन, ये सिंपल सी बात है। राहु आपको वर्ल्डली मैटर्स की तरफ खींचता है और केतु आपको वर्ल्डली मैटर्स से दूर ले जाने की कोशिश करता है। केतु जिस भी डोमेन में, अगर आपको चार्ट देख रहे हो आप, तो आप ये देखना केतु जिस भी डोमेन में है ना, अगर उस पर्टिकुलर डोमेन में आपने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, वो पर्टिकुलर डोमेन की कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। मान लो 7th हाउस में केतु है, उस पर्टिकुलर समय पर अगर आपने अपने पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक चल जाएगा। और आपने आंखें खोलने की जरूरत से ज्यादा आंखें खोलने की कोशिश की, जरूरत से ज्यादा फोकस करने की कोशिश की, तो फिर केतु क्या करेगा? केतु का मतलब, केतु ना बेसिकली केतु तलवार की वो नोक है जिससे छेद किया जाता है, जिससे कट लगाया जाता है। केतु कैंची है। केतु ना आपको काटता है, चीजों से दूर करता है, अलगाव पैदा करता है। जैसे राहु मोह पैदा कर रहा था ना कि अरे नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं, मेरे को बांधना है। राहु जैसे बंधन है ना, केतु बंधन से मुक्ति है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका केतु 7th हाउस में है, बहुत ज्यादा बहुत फोकस्ड हो जाएगा अपने लाइफ पार्टनर के टुवर्ड्स, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनका मोबाइल देख लेते हैं, इनका ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, और वो राहु वाला वो हॉवर करने लगेगा, तो प्रॉब्लम आने लग जाएंगे रिलेशनशिप्स में। और अगर वहां पर वो बेसिकली केतु है, 7th हाउस में केतु बैठा हुआ, ये बता रहा है दैट यू हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर, दैट्स इट। और ट्रस्ट भी कैसा ट्रस्ट, ये नहीं कि अरे बस मोबाइल ही तो देख रहे थे, ट्रस्ट तो हम पूरा करते हैं, ऐसा नहीं। अरे अरे नहीं नहीं, बस वो थोड़ा सा ये थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे, ऐसा ट्रस्ट नहीं। ट्रस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट का मतलब है, विश्वास का मतलब है, एक बच्चा जैसा विश्वास करता है अपने पिता पर जब उसको हवा में उछाला जाता है उसके पिता के द्वारा, तो उस तरह का विश्वास कि चाहे जो मर्जी हो जाए कुछ नहीं होगा, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दैट इज केतु। तो राहु पर्सनालिटी और केतु पर्सनालिटी, देखो ये ना दो एंड है लाइफ के। आप चाहे किसी भी डेट को पैदा हुए हो, आप चाहे किसी भी लग्न में पैदा हुए हो, आप चाहे किसी भी राशि, मतलब आपकी चंद्र राशि कुछ भी हो आपकी,
लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं इस दुनिया को दो भागों में बांटना चाहूं ना, इस पूरी दुनिया को दो भागों में बांटना चाहूं, तो राहु और केतु डोमेन में बांट दूंगी कि ये राहु पर्सनालिटी है, ये केतु पर्सनालिटी है। खराब कुछ भी नहीं है, ठीक है, खराब कुछ भी नहीं है। और हम ये नहीं कह सकते, हमको बस ये समझ आना चाहिए कि राहु का क्या रोल है और केतु का क्या रोल है। तो जब हम राहु को देखते हैं ना, तो राहु की भूख शांत करना इम्पॉसिबल है। राहु वालों की या राहु डोमेन में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी भूख शांत नहीं होती। तो बेसिकली उसको क्या करना है, उसको फोकस रहना है, उसको फोकस्ड रहना है लाइफ में। अगर 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को कोई इंसान पैदा हो गया, व्यक्ति पैदा हो गया, राहु की डोमेन में पैदा हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, अब वो ड्राइवर है ना, उसको फोकस्ड रहना है। उसको बस अपनी लाइफ में उसके लिए एक मूल मंत्र होना चाहिए कि ही शुड बी वेरी फोकस्ड। जो भी काम कर रहा है ना उसमें फोकस्ड रहे और साथ में भूख शांत नहीं होनी, इस बात को मान ले। जब हमें कोई चीज ना पता चल जाती है ना, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। समथिंग, कभी कभी ना एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट रेमेडी। इससे बड़ी रेमेडी फिर कोई और नहीं है, एक्सेप्टेंस से बड़ी रेमेडी कोई नहीं है। तो मान ले कि ठीक है, मुझे काम करना है। अगर मैं आज गांव में काम कर रहा हूं तो मेरी डिजायर है कि मैं शहर जाके काम करूं। ठीक है, शहर में जाके काम करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, मेरी डिजायर है कि मुझे ये कहते हैं उसे शहर में, बड़े शहर में जाके काम करना है। बड़े शहर में काम जाके करूंगा तो मुझे लगेगा कि यार मुझे ना और भी अपना काम को फैलाना है। ठीक है, मुझे फिर फॉरेन जाके काम करना है। तो मेरी डिजायर्स खत्म नहीं होंगी, एंडलेस है। तो ठीक है, डिजायर्स है, फोकस करे, काम करे, चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। केतु ड्रिवन पर्सनालिटी, अभी अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए हो, ठीक है, 16 तारीख को पैदा हुए हो, 25 तारीख को पैदा हुए हो, आपको पता है कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव ज्यादा है, कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव ज्यादा है। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम कहां आती है? जब राहु वाला अत्यधिक भरोसा करता है किसी और के ऊपर तो प्रॉब्लम होती है उसको, और केतु वाला अत्यधिक जरूरत से ज्यादा चंट चालाक बनने की कोशिश करता है तो उसको प्रॉब्लम आती है। अगर आप 7 को तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को पैदा हुए हो, तो जस्ट बिलीव इन दैट वन पावर। ठीक है, आप इनफैक्ट ये सेम रूल आप अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप राहु फर्स्ट हाउस में लेकर पैदा हुए हो, फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर आप केतु फर्स्ट हाउस में लेकर पैदा हुए हो ना, और आप राहु बन के काम कर रहे हो, जहां पर आपने पुश एंड पुल इफेक्ट आया ना जिंदगी में, एक एनर्जी आपको यहां खींच रही है और आप अपने आप को वहां खींच रहे हो, प्रॉब्लम वहीं पैदा होती है, बीमारियां वहीं पैदा होती हैं। ठीक है, तो ये जो पुश एंड पुल इफेक्ट होता है ना, ये थोड़ा सा इंसान को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता ही देता है। तो हम यहां पर बात करें राहु और केतु की। तो केतु समझ में आ रहा है कि केतु क्या है? केतु अच्छा, एक चीज और बताती हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, आप सिंपली एक चीज देखना। अगर आपका को चार्ट देखना ही नहीं आता, कहीं से कहीं तक नहीं देखना आता, मार्स, अगर किसी लड़की के चार्ट में आप देखते हो मार्स केतु से कनेक्टेड है। केतु से कनेक्टेड कैसे है? मार्स सेम हाउस में बैठा है, मार्स केतु के सेम हाउस में, मार्स और केतु सेम हाउस में बैठ गए। मार्स से सेकंड हाउस में केतु आके बैठ गया, 5th में बैठ गया, 9th में बैठ गया केतु। मार्स से 5th हाउस 9th हाउस में बैठ गया केतु, या केतु 1 नंबर राशि या 8 नंबर राशि में बैठ गया। यहां पर उस लड़की की शादी में प्रॉब्लम क्यों आती है? उस लड़की की शादी में प्रॉब्लम सिर्फ तब आएगी जब वो एक्स्ट्रा 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 ध्यान मांगेगी अपने पति से, या एक्स्ट्रा केयर करेगी अपने पति की। जब वो अपने हस्बैंड की एक्स्ट्रा केयर करेगी तब प्रॉब्लम आएगी उनकी मैरिज में। क्योंकि यहां पर मार्स केतु है, उसको हस्बैंड ऐसा मिला है, जैसे कहते ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो वो मर जाएंगे, और उनको छोड़ दोगे ऐसी तो वो जी जाएंगे। तो वो मार्स केतु कॉम्बिनेशन इन एनी गर्ल्स चार्ट शो कर रहा है कि अगर अपने रिलेशनशिप्स को, अगर अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देगी
क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या कैसे करूं इसको, कैसे खुश करूं, कैसे खुश करूं। प्रॉब्लम एविडेंट है। केतु डोंट नीड अटेंशन, केतु को अटेंशन नहीं चाहिए। केतु कहता है मुझे प्लीज, मुझे मत देखो, अपना काम करो, ठीक है। मुझे 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 मुझ पे लाइमलाइट मत डालो, राहु पे डालो, राहु को चाहिए लाइमलाइट। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ लाइमलाइट। तो बेसिकली जब आप केतु के डोमेन पर आप ज्यादा लाइमलाइट डालते हो तो वहां पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो चलिए, अभी राहु केतु को बहुत शॉर्ट में मैंने समझाया है कि राहु केतु क्या चीजें हैं, किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम होता है। तो आई बिलीव हमने हर प्लैनेट का एक छोटा छोटा सा ओवरव्यू लिया है कि क्या किस तरीके से कौन सा प्लैनेट काम करता है। अब मैं एक काम करती हूं, मैंने जो सिखाया है ना अभी तक, आपको थोड़ा बहुत सिखाया है प्लैनेट्स के बारे में, मैं अब आपसे पूछती हूँ, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, हीलिंग हीलिंग का हीलिंग कौन से प्लैनेट का काम है? जो ऐसे हैंड रेज करेगा उसको मैं अनम्यूट कर दूंगी और वो फिर जवाब दे दे। हीलिंग किसका काम है? कौन से प्लैनेट का काम है हील करना? आपको हील कर सकता है, कौन सा प्लैनेट आपको हील कर सकता है? कोई कोई हैंड रेज नहीं कर रहा। 1+CPH, आप पहले अपने आप की वीडियो तो ऑन कीजिए। हाँ जी, आदित्य मित्तल जी बताइए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, यहां से आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम आई थिंक केतु नंबर 7। केतु नंबर 7, ओके। हील करने का देखो, केतु अच्छा है एक्चुअली। अब ना मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप अपना कुछ बोलिए और फिर मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूंगी, ज्यादा अच्छी क्लास हो पाएगी। केतु हीलर है, लेकिन केतु ना आपकी साइकिक चीजों को ज्यादा अच्छा हील कर पाता है। और दूसरी चीज, केतु ना कंसल्टेंट ज्यादा है। आप केतु के पास जाओ, वो आपको सलाह सलाह बहुत अच्छी देगा। केतु उस चीज का कारक है कि वो अपने आप को छोड़कर, केतु कहता है अपने ऊपर ध्यान मत दे, मैं बाकियों और लोगों के ऊपर ध्यान दो, उनको सलाह अच्छी दो, बिना ये सोचे कि इसमें मेरा फायदा है कि नुकसान है, क्या नहीं है। ये सब चीजों को एकदम साइड में रखकर ना हम फोकस करेंगे कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें किस सलाह की जरूरत है। मैं यहां पर बोल रहा हूं हील कर देना। देखो, दो तरीके से हील होते हैं इंसान, एक इमोशनली और एक फिजिकली, है ना। एक इमोशनली, अगर आप शैटर्ड हो और आपको हीलिंग चाहिए, तो कौन सा प्लैनेट आपको इमोशनली हील करता है, कौन सा प्लैनेट आपको फिजिकली हील कर सकता है? मैम मून। हाँ, कौन बोल रहा है? मैम नीलू 1+। अरे तो अपना कैमरा एक्चुअली मैं चेंज कर रही हूँ। है या मैम मून प्लैनेट नंबर 2। प्लैनेट नंबर 2, बिल्कुल सही कहा। चंद्रमा, चंद्रमा के पास आपको इमोशनली हील करने की ताकत है। चंद्रमा के पास आपको इमोशनली हील करने की ताकत है। इमोशनल परेशानियां कौन सा कॉम्बिनेशन कैरी करेगा? इमोशनल परेशानियां कौन सा कॉम्बिनेशन कैरी करेगा? अगर मैं आपसे एक ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन पूछूं जिसको इमोशनल परेशानियां बहुत ज्यादा आएंगी, जिंदगी में, लाइफ में इमोशनल परेशानियां बहुत ज्यादा आएंगी। हाँ, इमोशनल परेशानियां। 8 मैम, सनी का जिस पे हो। हाँ, सुशांता जी बताइए।
अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। हाँ जी। when one person is having in the numerological chart double two, double three, triple two like that. बिल्कुल। इमोशनल परेशानी, इमोशन 2, परेशानी 8, 8-2 का कॉम्बिनेशन बन जाए या 2-8 का कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसे व्यक्ति को इमोशनल परेशानियां आएंगी ही आएंगी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है इमोशनल परेशानियों का। इमोशनल ट्रॉमा इंसान को ज्यादा झेलने पड़ेंगे लाइफ में। ठीक है, ड्राइवर 8 बन जाए, कंडक्टर 2 बन जाए, ड्राइवर 2 बन जाए, कंडक्टर 8 बन जाए। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। चार्ट में, किसी के चार्ट में सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन हो जाए। अच्छा, 2-8 वाले इमोशनल परेशानियां तो झेलते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना इस बात पर, 2-8 वाले या 8-2 वाले के पास आप चले जाओ, ठीक है, 2-8 वाले, 8-2 वाले इमोशनल परेशानियां झेल रहे होंगे। इमोशनल इनकी लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। सैटर्न मून अगर चार्ट में कहीं साथ होगा तो भी आप उस पर्सन को सिंपली बोल सकते हो कि हाँ, इमोशनल परेशानी। देखो, मून इमोशन है और 8 सैटर्न कहीं ना कहीं वो आपको इमोशंस को परेशान करता है आपका। जहां पानी और लोहा मिलेगा तो जंग तो लगेगा ही लगेगा। पानी और लोहा इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड वो नहीं है। लेकिन अगर आप सीधा बोल रहे हो कि हाँ, इमोशनल परेशानियां, इमोशनली बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, इमोशनली बहुत परेशान हो जाता है, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, 8-2 का कॉम्बिनेशन, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन चार्ट में भी हो तो भी। लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन के साथ ना एक ताकत होती है। इसके पास क्या ताकत है? डीप थिंकर्स होते हैं। इनके जितना गहराई में जाकर सोच पाने की ताकत किसी और कॉम्बिनेशन के पास नहीं है। जब भी कोई इंसान डीप थिंकिंग कर रहा है ना, डीप थिंकिंग कर रहा है, तो वो चंद्रमा जो आपकी सोचने की पावर और वो डीपनेस जो देता है, वो जितनी गहराई सोचने में सैटर्न मून देता है ना, वो और कॉम्बिनेशन सोच भी नहीं सकते हैं। सैटर्न मून या तो खुद इमोशनल परेशान होगा या फिर इमोशनली परेशान व्यक्तियों को हेल्प आउट कर रहा होगा। समझ में आया? इसका कोई कुछ पूछ रहा था कि इसका मैम, इसका रेमेडी इसका सिंपल है। आपका खुद की इमोशनल परेशानियां हैं, ठीक है, क्योंकि सैटर्न मून वालों के पास ये गॉड गिफ्टेड पावर होती है। सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन जहां पर भी दिखाई देगा ना, गॉड गिफ्टेड पावर है। आप इन लोगों के पास जाकर बैठ जाओ, किसी के चार्ट में अगर आपको दिखाई दे जाए कि सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 2-8 वाला है, 8-2 वाला है, आपको पता होना चाहिए बस इसके पास जाकर बैठ जाओ और इसके पास जाकर अपनी सारी जो परेशानियां है ना वो बोलनी स्टार्ट कर दो। कहीं ना कहीं आप इमोशनली वेल ऑफ फील करना स्टार्ट कर दोगे, इमोशनली अच्छा फील करना स्टार्ट कर दोगे। इनको आप बोलो कि भाई इन्होंने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, इन्होंने ये कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल दे कैन बी अ वेरी गुड इमोशनल हीलर। ऐसे लोग अगर साइकोलॉजिस्ट बन जाएं, साइकाइट्रिस्ट बन जाएं, दे कैन डू अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। ठीक है, तो बेसिकली सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो ये एक तरीके से गॉड गिफ्ट बन जाता है इन स्पाइट ऑफ कर्स। ठीक है, तो ये पैटर्न रहता है। एक बात बताइए, अभी तक आपने प्लैनेट्स के बारे में, अभी हम लोग बहुत अंदर आगे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ सिंपली प्लैनेट्स को, सिंपली छोटे छोटे तरीके से, एक बहुत छोटे छोटे उसमें प्लैनेट्स को समझते हैं। 2-8 का जो कॉम्बिनेशन है वो इमोशनल डिस्टरबेंस देगा, तो 1-8 का कॉम्बिनेशन क्या देगा? अब 2-8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो 1-8 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है ना। 1-8 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, 8-1 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नहीं है। सन सैटर्न अगर चार्ट में साथ में बैठ जाए या सन सैटर्न बहुत क्लोजली इकट्ठे हो जाएं तो वो भी अच्छा नहीं है। तो अगर मैं सिंपली सन सैटर्न के बारे में बात करूं या 1-8 के बारे में, 8-1 के बारे में बात करूं, तो ये कहां प्रॉब्लम देगा? एनीवन वांट टू आंसर? दीपक प्रसाद जी कह रहे हैं ग्रोथ। वेल डन। और
वंदना सिंह जी कह रहे हैं 1 नंबर 8 दोनों। अभिषेक जी कहाँ पर हो आप? एक तो पहली बात ना, जो लोग ना कैमरा बंद करके बैठते ना, उन लोगों की शक्ल तो मुझे दिखाई देती नहीं है। और मैं YouTube लाइव भी इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना लोगों की शक्ल ना दिखाई देना तो मेरे को मजा नहीं आता है, मेरे को परेशानी होती है, फिर मेरे को लगता है कि किससे बात कर रही हूं मैं। देखो, जब इमोशन की बात आएगी ना, तो हम इमोशन की बात में सन में इमोशन नहीं लेकर आएंगे। 8 1 के साथ आ रहा है, परेशानी तो है, लेकिन इमोशन वाली परेशानी है ऐसा नहीं कहेंगे कि इमोशन वाली परेशानी। परेशानी तो है लेकिन इमोशन वाली परेशानी नहीं है। सन क्या है? सन क्या है? क्या बताया था सन के बारे में? सन क्या है? एग्जैक्टली, कोर। यहां पर बहुत सारी परेशानी है क्योंकि बेस में ही, यहां पर बेस में ही परेशानी है बहुत ज्यादा। चाहे वो अब वो आपका वो कोर है। वो सन क्या है? सन कोर है। सन वो है जिसके स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने से पूरी मशीनरी स्विच ऑफ, मतलब अगर वो पर्टिकुलर वो चीज है हमारी बॉडी में, कहां पर है हमारी बॉडी में? सूर्य का कौन सा ऑर्गन है? हार्ट, जिसके चलने से हम चल रहे हैं। जो बंद हो गया तो खेल खत्म। तो बेसिकली वो जो कोर है ना, प्रॉब्लम वहां है। इनको हम ये कहते हैं इनके कोर में प्रॉब्लम है। सन सैटर्न इसलिए खराब कॉम्बिनेशन माना गया क्योंकि कोर में प्रॉब्लम है। अब जब आगे जब हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि अगर अभी तो मैंने आपको सिंपल बता रही हूँ कि हाँ सन सैटर्न है, आप इनके कोर में इनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि जो इनका कोर है ना वही प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन ये अब ऐसा नहीं होता ना कि हर एक और 8 वाले के कोर में परेशानी है तो हर एक 8 वाले की लाइफ ऐसी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? या हर 8 1 वाले की लाइफ एकदम ऐसी होगी, नहीं। हम देखेंगे आगे चल के कि हो सकता है कि ये 1 8 का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन इसके लिए सैटर्न बेनिफिक प्लैनेट बन गया। मान लो इसके लिए सैटर्न बेनिफिक प्लैनेट बन गया तो फिर वो प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है? जहां 1 8 का कॉम्बिनेशन है और सैटर्न बेनिफिक हो गया तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि जितनी एक नॉर्मल व्यक्ति जिसका 1 8 का कॉम्बिनेशन भी और सन मेलेफिक, ऑलरेडी मेलेफिक है और मेलेफिक का वो उसके आगे चार्ट में भी चल के वो उसको परेशानी देने के लिए आया हुआ है, तो फिर वहां पर वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आएगी, ठीक है? तो ये ना बेसिक पैटर्न्स है हमारे, ये बेसिक पैटर्न्स है हमारे प्लैनेट्स के, कि हमारे प्लैनेट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारे प्लैनेट्स वो कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। अब क्योंकि यहां पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, ऑब्वियस ही बात है इंट्रोडक्शन दूंगी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का, तो पहली बात तो ये समझो कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी से कैसे डिफरेंट है। न्यूमरोलॉजी में हम केवल नंबर्स के थ्रू जाते हैं, नंबर 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 और सिर्फ नंबर। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हम क्या बात कर रहे हैं? एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हम कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, नंबर तो है, बट तुम जिस चीज को नंबर कह रहे हो इवेंचुअली तुम भी उसे प्लैनेट ही कह रहे हो। अगर एक नंबर कोई कहे कि नहीं प्लैनेट की बात नहीं करेंगे, हम तो केवल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, तो नंबर तो एक ही है, नंबर तो एक ही है। आप उसको फिर सूर्य क्यों बोल रहे हो? आप फिर उसको बोलो कि नहीं इस एक नंबर ऐसा होता है, एक नंबर ऐसा होता है, तो फिर सन के बारे में बात मत करो। जो लोग सिर्फ नंबर्स को देख रहे हैं, नंबर्स के थ्रू प्लैनेट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत सुपरफिशियल तरीके से प्लैनेट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहां पर बात करेंगे कि किस तरह से हम नंबर्स को नहीं, एक्चुअल में प्लैनेट्स को देख सकते हैं। एक्चुअल में प्लैनेट्स को देखने के लिए फिर बताऊंगी, यहां पर आपको कुंडली की जरूरत नहीं होगी। हाँ, कुंडली को एक तरीका बनाया जा सकता है कि ये बहुत आसानी से हम ये देख सकते हैं कि जिस दिन ये व्यक्ति पैदा हुआ था उस दिन इस प्लैनेट ने किसकी एनर्जी ग्रास्प की हुई थी। मान लेते हैं, अब एग्जांपल लेती हूं, पहले 1 नंबर से शुरू करेंगे, सूर्य से शुरू करेंगे। अभी सपोज करते हैं जितने भी हम सब लोग हैं ना, जितने हम सब लोग हैं, जो भी अभी आपको यहां पर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सब लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं। सब लोग 1 10 19 28 ऐसे नहीं, सब लोग 1 ही तारीख को पैदा हुए हैं। 1
आप 1 जनवरी को पैदा हुए हो, आप 1 फरवरी को पैदा हुए हो, आप 1 मार्च को, आप 1 अप्रैल को, आप 1 मई को, आप 1 जून को, जुलाई को, फर्स्ट 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 सब 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 लोग एक हैं, सब लोग एक हैं। तो बेसिकली आपका जो हमारा जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेम हो, लेकिन क्या हमारा जो कोर होगा क्या वो सेम होगा? कोर सेम नहीं होगा ना, कोर डिफरेंट होगा। हमारा हो सकता है कि हमारा, जैसे कि अब एक एग्जांपल लेती हूं, इस धरती पर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके पास 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, एक गला है, 2 कान है, ऐसे सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास ही, कुछ कुछ को छोड़ के बाकी सबके पास, ज्यादातर लोगों के पास ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम सब लोग एक जैसे दिखाई देते हैं? सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी वही फर्क है, वही फर्क है। एक इंसान जो 1 जनवरी 1996 को पैदा हुआ और जो दूसरा इंसान 1 जनवरी 1997 को पैदा हुआ, उन दोनों में यही फर्क है। एक ड्राइवर नंबर 1 कंडक्टर नंबर 6 वाले में और दूसरे ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 6 वाले में, दोनों का ऊपर से दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, अभी मुझे कौन दिखाई दे रहा है? अभिषेक जी दिखाई दे रहे हैं मुझे सामने। तो मैं बोलूं अभिषेक जी आपके पास भी मतलब आंखें, मेरे पास भी 2 आंखें, एक मुंह है और एक 2 कान है, हम दोनों एक जैसे दिखाई दे सकते हैं? ऑल दो सारी मतलब हमारे जो फेशियल फीचर्स हैं उनमें वो सारी चीजें जो उनके पास है, दाढ़ी छोड़ के, वो सब मेरे पास भी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सेम नहीं दिखाई दे रहे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक व्यक्ति जो सूर्य से गवर्न हो रहा है और दूसरा व्यक्ति जो सूर्य से गवर्न हो रहा है, लेकिन हो सकता है डिफरेंट हो। अच्छा चलो, हम लोग तो फिर भी एक जैसे दिखाई देते हैं। आप सबकी शक्लें देखकर मैं बता दूंगी आप इंडियन हो। एक यहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, जो पैदा हुआ है यूएस में, जो यूएस, उसके माँ बाप भी यूएस में ही पैदा हुए, उसके दादा दादी भी यूएस में ही पैदा हुए, और वो भी, और मैं भी, मैं इंडिया में पैदा हुई, मेरे माँ बाप भी इंडिया में पैदा हुए, मेरे दादा दादी भी इंडिया में पैदा हुए। अब उसकी और मेरी शक्ल में तो बिल्कुल बहुत डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना, विजिबल डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि हम दोनों सेम आंखें, सेम मतलब 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह के बावजूद भी डिफरेंस है। दैट इज द डिफरेंस। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सब लोग यहां पर, जितने भी हम सारे लोग बैठे हैं यहां पर, सब लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं। लेकिन जब हम पैदा हुए, अब थोड़ा सा इसको ना नैरो डाउन करो, जब आप पैदा हुए, आप 1 तारीख को पैदा हुए, आपको देखना पड़ेगा कि उस दिन सूर्य कौन सी राशि में था, ठीक है? हम सब लोग 1 तारीख को पैदा हुए, सूर्य कौन सी राशि में था, मतलब मैं पैदा हुई 3 तारीख को, ठीक है? तो मैं पैदा हुई 3 तारीख को, तो जुपिटर कौन सी राशि में था? क्योंकि राशि, जैसे मैंने अभी जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने बताया कि सारे प्लैनेट्स को हम आदमी की तरह लेते हैं, ये इंसान है, और राशि को हम क्या लेते हैं? ये उधर का ना बेस है, कल्चर है, जमीन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एक ड्राइवर नंबर 1 है ना, ये जब पैदा हुआ था ना, उस टाइम पर सूर्य खुद अपने आप एक नंबर राशि में था, तो इसका सूर्य ने जन्म लिया एरीज की जमीन पर। और ये जो व्यक्ति जब ये पैदा हुआ ना, तो इसका जो सूर्य था ना, वो लिब्रा राशि में था। जिस समय पर जब ये पैदा हुआ ना, तो उस टाइम पर है तो ये भी 1 नंबर गवर्न कर रहा है, इसको भी 1 नंबर गवर्न कर रहा है, लेकिन जब ये पैदा हुआ ना, तो सूर्य लिब्रा राशि में था। भैया इसको तो बहुत मान सम्मान मिलेगा, राजा की तरह जिएगा, लेकिन इसको यहां पर हो सकता है कि इसको कहीं ना कहीं पर इसको बेइज्जतियां झेलनी पड़े। बेसिक कैरेक्टर दोनों का सेम हो सकता है, वही 2 आंख नाक और नॉल वाला बेसिक कैरेक्टर सेम हो सकता है, ऊपर से देखने में सेम हो सकते हैं, लेकिन अंदर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा एक्चुअली में इसका भाग्य कैसे काम करेगा और इसका भाग्य कैसे काम करेगा। दैट इज द होल स्टोरी, कि आप जिस दिन पैदा हुए हो उस दिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो, मान लिया समझ में आ गया भाई आपको, जैसे अभी मुझे तेजश्री जी, हाँ जी तेजश्री जी, आप किस दिन पैदा हुई हैं?
12 नवंबर। हाँ 12 नवंबर। 12 नवंबर। ये इसका मतलब आपका मूलांक 3 बनता है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि अच्छा मेरा मूलांक भी 3 बनता है, ठीक है। मेरा मूलांक भी 3 बनता है, तेजश्री जी का मूलांक भी 3 बनता है। लेकिन अभी अगर हमें थोड़ा सा डीप जाना है ना, तो हम क्या देख लेंगे कि 12 नवंबर 1987 12 नवंबर 1987 के दिन 12 नवंबर 1987 के दिन जुपिटर कौन सी जमीन पर था? कौन सी जमीन का मतलब कौन सी राशि में था? मैं जिस दिन पैदा हुई उस दिन जुपिटर किस राशि में था वो अलग होगा, जिस दिन ये पैदा हुई उस दिन जुपिटर किस राशि में था ये अलग। राशि ना जमीन है, राशियां बेसिकली वो एनवायरमेंट है जिसमें वो प्लैनेट पल रहा है, जिसमें वो प्लैनेट बड़ा हो रहा है ना। तो आपका प्लैनेट कौन से एनवायरमेंट से निकल कर आ रहा है, ये डिफरेंस क्रिएट कर देगा मेरे और तेजश्री जी के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। इसके आगे भी बहुत बड़ी और कहानी भी है, लेकिन अभी हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए चलेंगे। अभी प्लैनेट्स क्लियर हुए ना, प्लैनेट्स का दिमाग में क्लियर हुआ ना कि प्लैनेट्स, अगर मैं बोल रही हूँ जुपिटर तो जुपिटर का मतलब क्या है, मैं बोल रही हूँ राहु तो राहु का मतलब क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर खिंच गया दिमाग में। अभी हम राशि के बारे में बात करेंगे और ये आपको ना हर जगह काम आएंगी, हर जगह मतलब हर जगह, चाहे आप कहीं चले जाइए ये आपको काम आएंगे ही आएंगे। क्योंकि फिर आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि अगर मैं किसी भी 3 वाले व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो लेट्स सी ना कि जुपिटर कौन सी राशि में है, इसका देख तो लूं कि एग्जैक्टली जो 3 दिखाई दे रहा है वो 3 का बेसिक मूल नेचर कौन सा है, कौन सी जमीन पे पल बढ़ रहा है ये, है ना। तो स्टार्ट करते हैं राशियों से। जैसे हमने 9 प्लैनेट्स करे थे ना, 9 प्लैनेट्स, उस तरीके से राशि कितनी होती है? राशि होती है 12, 12 राशि होती है एरीज से लेकर पाइसेस तक। तो सबसे पहले पहली राशि के बारे में बात करते हैं, एरीज के बारे में बात करते हैं। एरीज पहली राशि है, मेष राशि है, हमारे बॉडी पार्ट में हेड रिप्रेजेंट करती है, हमारा जो सर है ना वो एरीज रिप्रेजेंट करता है। कोई चीज जब शुरू होती है, जैसे बच्चा पैदा होता है, उस समय पर बच्चे में क्या बहुत समझ होती है, बहुत मेच्योर होता है क्या बच्चा? नहीं ना। पर बच्चे में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक्टिव बहुत होता है ना। एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, एक्टिव बहुत ज्यादा होगा, सुनने से पहले जवाब देने की कोशिश करेगा, आता हो या ना आता हो, है ना। बहुत फायर्स, बहुत फोर्स, मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, ना समय का पता ना जगह का पता, बस दिमाग में आ गया तो चाहिए। ये है 1 नंबर राशि। हाँ, यहां पर ना मैं आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा अपना जो मेरा वैदिक का वो है वो थोड़ा थोड़ा देती चलूंगी, जिसको हॉरोस्कोप का नॉलेज है वो वहां पर भी अप्लाई करके देखना, आपको समझ में आएगा। तो 1 नंबर राशि, 1 नंबर राशि का मतलब है उसको जो भी चाहिए ना उसको तुरंत चाहिए, तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। किसी भी चीज के लिए ना वेट नहीं किया जाता। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? क्या वो छोटा बच्चा ये सोचता है कि अरे अभी घर में 4 लोग आए हुए हैं, मम्मी परेशान हो जाएंगे अगर मैं इस समय रोया दूध के लिए? तो नहीं, अभी भूख लगी, अभी वो दाड़े मार के रोएगा, ठीक है। वो है, उसको तुरंत के तुरंत, अभी के अभी सोल्यूशन चाहिए। मुझे नहीं पता मैं ये कहते हैं उसे कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे तो अभी इसी वक्त चाहिए चीज। पेशेंस नहीं है, एरीज राशि में पेशेंस नहीं है। बट बेसिकली अगर मैं एरीज राशि की बात करूं तो जहां पर दूसरे लोग सोच रहे हैं ना वो कर देंगे, जहां दूसरे लोग अभी बस विचार कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, वो फटाफट से चलो ठीक है आगे। एरीज राशि के लॉर्ड ना मंगल है, एरीज राशि के लॉर्ड मंगल है। मैंने जब मंगल आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था ना मंगल के लिए, मैंने शायद इस क्लास में सुनाई थी मैंने नरसिंह अवतार की वो जो कहानी थी,
है ना, कि बेसिकली सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन, फटाफट से, कोई भी चीज है कैसे भी है फटाफट से सॉल्यूशन चाहिए। तो जो इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस है वो एरीज राशि है। अब एरीज राशि ना आपके चार्ट में भी, अगर आप सिंपली अपना चार्ट देखना, एरीज राशि आपके चार्ट के जिस हाउस में आ जाएगी उस पर्टिकुलर हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप में बहुत ज्यादा उतावलापन होता है। अगर मान लीजिए किसी के छठे घर में एरीज राशि है, ऐसा व्यक्ति छठा घर किस चीज का, तो मतलब काम निपटाने का, काम करने का, कोई भी चीज है, कोई भी डेली रूटीन है, टास्क है, वर्क है, कोई भी चीज हाथ में उसको फटाफट से खत्म करने का। तो जो छठे, अगर आपकी छठे घर में पहली राशि आ गई ना, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग में कोई काम आया उसको तुरंत कर देगा। ठीक है ना, तुरंत ऐसे फटाफट से, मतलब टाइम नहीं लगाएगा, चलो 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 ठीक है, अब अभी हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। एरीज राशि, एरीज राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एरीज राशि अगर आपके लग्न में आ गई, ऐसा व्यक्ति बोलने नहीं देता आपको, आपसे पहले पहले बोल देगा। मतलब उसको हर काम में एक फास्टनेस चाहिए, तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। अगर किसी का मून एरीज राशि में आ गया मान लो, तो अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अब इसका मन क्या होगा, मन में बहुत ज्यादा विचार आएंगे, बहुत तेजी से विचार आएंगे, बहुत ज्यादा सोच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और दिमाग में, जो मन में तुरंत सॉल्यूशन की भावना रहेगी, किस तरीके से फटाफट से रिजॉल्व कर दिया जाए। क्योंकि आप समझो ना, एक नंबर राशि को कौन रूल कर रहा है, मार्स रूल कर रहा है। मार्स किस चीज का वो है, मार्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है मंगल, और उसकी मूल त्रिकोण राशि है एरीज राशि। सिंपल। मार्स में जितनी एनर्जी है वो आपको एरीज राशि में दिखाई देगी। भाई एरीज राशि मंगल की राशि है, और हमने देखा है मंगल में कितनी फायर्स एनर्जी है। तो वो फायर्स एनर्जी मंगल किसके द्वारा देगा, मंगल वो फायर्स एनर्जी एरीज राशि के द्वारा देगा। तो वो जो एनर्जी है ना, जो सबको दिखाई देती है, प्रॉपर तरीके से दिखाई देती है, शो होती है, वो है मंगल की एनर्जी, जो कि एरीज के रूप में दिखाई देती है, एरीज राशि के रूप में दिखाई देती है। अब जैसे कोई इंसान 1 तारीख को पैदा हुआ, उसका मेन प्लैनेट कौन बन गया, उसका मेन प्लैनेट बन गया सूर्य बन गया। अब सूर्य जैसा प्लैनेट, सूर्य जैसा तेज वाला प्लैनेट, हम कहते हैं अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए, 10, 19, 28 को पैदा हुए हैं, अगर आपका जो ड्राइवर नंबर है, आपका मूलांक है, अगर वो 1 है, तो ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा मतलब लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं ऐसे इंसान की। बहुत ही उसका सोचने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल, उसमें एक रॉयलनेस झलकती है। आपको पता चलता है कि ना ये कोई इंसान है जो बात कर रहा है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सनालिटी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप 1 नंबर वालों से आप उनको पसंद करो, उनको ना पसंद करो, ये आपका डिसीजन है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। यू हेट देम और यू लाइक देम, इट्स योर डिस्क्रिप्शन, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। दैट इज 1 नंबर। लेकिन अब अगर एक व्यक्ति जो 1 तारीख को पैदा हुआ है, फिर आपने उसका चार्ट में एक बार देखा कि जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन सूर्य कौन सी राशि में था, इसका रूलिंग प्लैनेट है ना सन। अभी देख लेते हैं, चलो सन कौन सी राशि में था। हमने देखा अरे बाबा सन 1 नंबर राशि में है जिस दिन ये पैदा हुआ है ये इंसान, ये तो। और फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप उस इंसान को समझा लोगे, मना लोगे और अपनी बात मनवा लोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप राजा है, वो राजा सूर्य बेसिकली 9 प्लैनेट्स में राजा है। राजा आपकी बात मानता है, राजा आपकी बात नहीं मानता, राजा आपसे अपनी बातें मनवाता है। आप राजा, अगर कोई इंसान राजा है, अब सिंपल सी बात है, मैं एक चीज बोलती हूँ। अब बहुत सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जानते सब है राजा को बिना जाने नहीं रहा जा सकता ना। आप सरवाइव नहीं कर पाओगे उधर।
सूर्य, कुछ लोगों को अच्छा लगता है सूर्य की रोशनी, कुछ लोगों को परेशानी होती है सूर्य की रोशनी में निकलने से, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता अरे कौन सूर्य, क्या अच्छा लाइट भी निकलती है क्या बाहर, अच्छा कुछ होता है क्या, ऐसा नहीं बोल सकते ना आप, आपको पता है क्या है ना। तो यू कैन नॉट इग्नोर देम। तो ये एक नंबर की पर्सनालिटी है, लेकिन ये एक नंबर की पर्सनालिटी हावी कब हो जाएगी, इतनी ज्यादा हावी कि आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस बंदे में। सूर्य एक नंबर राशि में होगा, जिस दिन वो पैदा हुआ होगा वो सूर्य एक नंबर राशि में अगर लेकर आया है तो राजा ही पैदा हुआ है, हर तरह से है उसके अंदर, वो सारी क्वालिटीज हैं। फिर वो सूर्य को हमने क्रूर ग्रह बोला, अब आप इसको अच्छे में लो बुरे में लो, इट्स अप टू यू, बट यस, अब वो व्यक्ति नहीं सुनेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि वो ये 1 तारीख को पैदा भी हो गया, इसका ये जिस दिन पैदा हुआ उस दिन सचमुच में सन एक नंबर राशि में था, एरीज राशि में था, इसके अंदर वो जो ये तुरंत, ये राजा का काम क्या होता है, राजा का काम जाकर कहीं पर किसी की नौकरी करना नहीं है। राजा का काम क्या है, राजा का काम है व्यवस्था बनाना, राजा का काम है आदेश देना, राजा का काम है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ऑन अ मास लेवल, गाइडलाइंस बनाना, यही इस व्यक्ति का काम है। हर एक नंबर वाले का नहीं, हर एक तारीख 10 तारीख 19 तारीख 28 तारीख वाले का नहीं, जो 1 तारीख 10 तारीख 19 तारीख 28 तारीख को पैदा हुआ है, जिसका मूलांक 1 है, और जब हमने जाकर देखा कि अब देखते हैं इसके सन के पास कितनी पावर है, ये कौन सी जमीन पर पैदा हुआ है, जिस समय पर ये इस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय पर इसके सूर्य के पास कितनी ताकत थी, तो हम देखेंगे कि हाँ ये 1 नंबर राशि में इसके पास पूरी पावर थी। इसका काम ही है लोगों को सोल्यूशन देना, इसका काम ही है, इसको ये सुनेगा नहीं, ये एरीज राशि, सन एरीज राशि में है, ये सुनेगा ही नहीं लोगों की, ये अपनी चलाएगा। ये आप इसको चाहे जितना मर्जी बता दो, ये करेगा वही जो इसने अपने दिमाग में सोच रखा है, बिकॉज ही इज किंग विल नॉट लिसन टू यू, यू हैव टू लिसन, आपको सुनना पड़ेगा, है ना। तो 1 नंबर राशि समझ में आई, एरीज समझ में आया। अब कोई भी प्लैनेट, अभी जैसे हमने सन के बारे में बात की, मान लेते हैं चंद्रमा, किसी का चंद्रमा एरीज राशि में है, अब आपने चंद्रमा और एरीज राशि के गुण मिलाने हैं। अब जैसे 2 नंबर है, अब 2 नंबर का व्यक्ति, कोई इंसान 2 तारीख को पैदा हुआ है, 20 तारीख को पैदा हुआ है, 29 तारीख को पैदा हुआ है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि देखो ऐसे लोग ना थोड़े इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, आपकी बात समझ जाते हैं, आप अगर इनके साथ बैठ के बात करो तो ये आपके मन की बातें इजीली कैच कर लेते हैं। अब अगर उस व्यक्ति का जन्म जब हुआ तो मून एरीज में था, उस केस में हम क्या बोलेंगे, अरे ये आपके मन की बातें कैच भी कर लेंगे और इंस्टेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। चंद्रमा एरीज में है इनका, एरीज इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की राशि है, तुरंत जो भी काम करना है ना तुरंत करना है। इनके इमोशंस, अब मान लो 2 20 29, अब इमोशनल तो सारे होंगे, 2 20 29 जो भी जिनका भी मूलांक 2 है वो इमोशनल तो होंगे, लेकिन अगर हमने जाकर देखा कि जिस दिन ये व्यक्ति पैदा हुआ उस दिन तो चंद्रमा 1 नंबर राशि में था, अब इनके इमोशनल आउटबर्ट्स बहुत तेज होंगे, तुरंत रो पड़ेंगे, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत, 1 नंबर राशि है ना, तुरंत की है, फटाफट, ऐसे वेट नहीं है, अपने मन के अंदर बात नहीं रखते। चंद्रमा एरीज में हो चंद्रमा, तो ये लोग अपने मन के अंदर बात पाल के नहीं रखते, देख लूंगा तुझे बाद में बताऊंगा, 10 साल बाद बताऊंगा, ऐसे नहीं, अब भी बुरा लगा अभी बोलेंगे, बुरा लगा गुस्सा आया अभी रो देंगे, ठीक है, बहुत इमोशनल, मतलब इमोशंस बहुत है, अभी गुस्सा आया अभी के अभी गुस्सा निकालेंगे। इमोशंस में बैरियर नहीं है एरीज राशि, है ना। तो इसी तरीके से हम हर प्लैनेट के बारे में ये देख सकते हैं, ये कौन सी पृथ्वी से आ रहा है, राशियां हमारा एनवायरमेंट है, ये कौन सी पृथ्वी से आ रहा है। तो एरीज का एनवायरमेंट समझ में आया आपको कि एरीज कौन सा एनवायरमेंट है। एरीज थोड़ा जल्दबाजी का एनवायरमेंट है, थोड़ा सब्र नहीं है, थोड़ा सा मतलब जो भी करना है ना फटाफट करना है, बहुत जल्दबाजी में करना है, बहुत तुरंत फुरत में करना है।
सोल्यूशन देना है तो जल्दी जल्दी दे देना है, और सोल्यूशन ओरिएंटेड। एक नंबर राशि ना सोल्यूशन ओरिएंटेड है, मार्स की राशि है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है, बहुत एनर्जी है, बहुत एक्टिव है, बहुत बहुत एक्टिव राशि है ये। ठीक है, समझ में आया एक नंबर राशि के बारे में थोड़ा बहुत? ऑब्वियसली बात है, चाहूं तो मैं एक नंबर राशि के बारे में 2 घंटे एक साथ लगातार बोल सकती हूँ, और बोलती भी हूँ। ठीक है, एक नंबर राशि जब हम वैदिक की क्लास स्टार्ट करते हैं तो एरीज राशि पूरी क्लास चलती रहती है, 2-2 ढाई घंटा एक राशि चल रही है, एरीज राशि चल रही है, उसके बारे में हर चीज डिस्कस हो रही है, मतलब हर चीज। अभी मैंने बहुत कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की कि एरीज के बस मेन पॉइंट बता दूं, जिससे कि एक चीज समझ में आ जाए कि हाँ एरीज राशि ऐसा है, ऐसे करती है। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि, 2 नंबर राशि किसकी है? चलो 2 नंबर राशि की बात नहीं करते, एक काम करते हैं, अभी मंगल की एक राशि पड़ी है ना, दूसरी राशि भी मंगल की पढ़ लेते हैं। मंगल के पास 2 राशियां हैं, पहली राशि तो एरीज राशि है और दूसरी राशि स्कॉर्पियो राशि है। ठीक है, स्कॉर्पियो मतलब 8 नंबर राशि। अभी इसका मतलब न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर से मत लग जाना भैया, मैं आपको सीरीज वाइज बता रही हूं, क्योंकि 12 राशियां थी ना, है ना, 12 राशियां थी, तो मैं आपको सीरीज वाइज बता रही हूँ कि भैया ये राशि का नंबर वाइज अगर हम लिखने पे आए कि एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, 6 नंबर राशि वर्गो, 7 नंबर राशि लिब्रा, तो 8वीं नंबर राशि है स्कॉर्पियो, है ना। तो ये ऐसे वाली 8वीं राशि है। अब 8वीं राशि, 8वीं राशि, 8वीं राशि स्कॉर्पियो राशि। जैसे हमने एरीज के बारे में बोला ना, अब दोनों राशि मंगल की हैं, पर एरीज राशि क्या है? अभी, तुरंत, गुस्सा आया अभी बोलूंगा, बुरा लगा अभी बोलूंगा, परेशानी हुई अभी बोलूंगा। ठीक है, कुछ भी मन के अंदर नहीं रखना, तो निकाल देंगे तुरंत। 8 नंबर राशि नहीं। 1 नंबर राशि ना वो अगर युद्ध हो रहा है, मंगल आर्मी कमांडर है ना, तो अगर युद्ध हो रहा है तो जो सामने सिपाही खड़े होते हैं ना, तुरंत लड़ने को, जिनको बस इशारा मिला और लड़ने को तैयार है, तुरंत, बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, बस तुरंत जो कहा गया वो करो फटाफट से। 8वीं राशि ऐसी नहीं है। 8वीं राशि कहते हैं रुको भाई, रुको, ठहरो जरा। इंटेंस राशि है, बहुत इंटेंस राशि। कहती अगर आज आपने मुझे खराब बोला है ना, तो मैं उसको भूलूंगी नहीं। यू हैव टू पे फॉर दिस। षड्यंत्र रचेगी 8वीं राशि और उसके बाद वार करेगी, सोच के, समझ के, दिमाग लगाकर। दैट इज 8 नंबर राशि। बहुत पैशनेट होती है, बहुत पैशनेट। और 8 नंबर राशि और 11 नंबर राशि में दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि इनके 2-2 रूलर्स हैं। जैसे कि बाकी सारी राशियों के ना सिर्फ एक रूलर है, लेकिन 8 नंबर राशि के 2 रूलर हैं, एक है मंगल, दूसरा है केतु। तो 8 नंबर राशि अपने गुण मंगल और केतु दोनों से ले रही है। 8 नंबर राशि ना, जैसे बचपना था ना, 1 नंबर राशि में जो बचपना था ना, तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, पेशेंस नहीं है, अभी बिल्कुल भी वो बस अभी के अभी, तुरंत मुझे अभी अगर कोई चीज चाहिए तो तुरंत चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, अब मेरे को बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। 8 नंबर राशि कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई विल वेट। 1 नंबर राशि को गुस्सा आया, तुरंत चांटा मार दिया, है ना, ये 1 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि को गुस्सा आया, वो अभी नहीं बोलेगा, वो पाल लेगा उस चीज को, कहेगा ठीक है, समय आने दो, मैं सही समय का इंतजार करूंगा। और फिर क्योंकि 1 नंबर राशि का चांटा तो आप भूल जाओगे, 8 वाले का नहीं भूल पाओगे। स्कॉर्पियो का मारा नहीं, पानी नहीं मांगता फिर, क्योंकि वो बहुत ही इंटेंस राशि है, बहुत इंटेंस राशि है। क्योंकि 8 नंबर राशि ना ट्रांसफॉर्मेशन की है, स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन की है। ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है पता है? मरने के बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कहते ना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो 8 नंबर राशि उस चीज की है कि इन लोगों की जो लाइफ है ना,
उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस चलते रहते हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस आते हैं एंड इनकी लाइफ बहुत ऐसे रोलर कोस्टर की तरह घूमती है। इस वजह से ये लोग इतने इंटेंस हो जाते हैं। रोलर कोस्टर की तरह लाइफ घूमती हुई ये स्कॉर्पियो की कहानी है। इनकी लाइफ ऐसे नहीं होती चलो ठीक है चल रही है, चीजें सामने आ रही हैं। बहुत हिडन डेंजर्स, हिडन चीजें, हिडन एनिमीज स्कॉर्पियो राशि वालों को देखने को मिलते हैं। तो स्कॉर्पियो राशि अब अभी मैंने बताया था एक व्यक्ति 1/10/1928 को पैदा हुआ और अपना सन कहां लेकर पैदा हुआ? 1 नंबर राशि में। और दूसरा व्यक्ति 1/10/1928 को पैदा हुआ, वो भी मूलांक 1 वाला है, लेकिन वो अपना सूर्य कहां लेकर पैदा हुआ? 8 नंबर राशि में। दोनों के बिहेवियर में चेंज होगा कि नहीं होगा? उसका सूर्य एनर्जी ले रहा है। उसका सूर्य कहां से एनर्जी ले रहा है? 1 नंबर राशि से, जो कि बहुत फायर वाली है, बहुत फियर्स है, बहुत एनर्जी है, बिल्कुल तुरंत, और सबको शो अप हो रही है। 1 नंबर राशि सबको दिखाई देती है, वो फेस है, वो हेड है हमारा। जैसे मैंने बोला था ना, वो हेड है हमारा। 8 नंबर राशि हमारे प्राइवेट पार्ट्स, किसी को नहीं दिखाई देते। 1 नंबर राशि सूर्य का तेज सबको दिखाई देगा, पूरी दुनिया को दिखाई देगा। 8 नंबर राशि में सूर्य आ गया। सूर्य का बल है तो सही, अंदर वो पावर्स तो हैं, लेकिन वो दुनिया को उतनी शो नहीं हो पाएंगी जितना अगर सन 1 नंबर राशि में। तभी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अरे मैडम आप बोल रहे हो 1 नंबर राशि, 1 नंबर 1/10/1928 वाले के पास ये होता है वो होता है, मेरा भी 1 नंबर है, लेकिन मेरे को तो, मैं भी मूलांक 1 हूं, लेकिन मेरे को तो बोलने में प्रॉब्लम होती है, मेरे को तो लोगों के सामने बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब समझ में आया सूर्य पावर कहां से ले रहा है? समझ में आया सूर्य पावर कहां से ले रहा है? क्लियर हो पा रही है चीजें? थोड़ा थोड़ा अभी और आगे चलेंगे ना तो और समझ में आएगी कि सूर्य बेसिकली पावर कहां से ले रहा है, किधर से वो उसको पावर मिल रही है। ये बताएगा कि वो सूर्य कितना प्रभावशाली है। आपको ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि बंदा 1 तारीख को पैदा हुआ है, 10 को पैदा हुआ, 19 को पैदा हुआ, 28 को पैदा हुआ है। उसका प्रभाव कितना है? उसके जिस दिन वो पैदा हुआ, सूर्य कौन सी राशि से पावर लेकर दे रहा है उसको, उतनी तो पावर मिलेगी। तो यहां पर 8 नंबर राशि का सूर्य मिल गया तो लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ खुद बहुत बार ट्रांसफॉर्म होती है ऐसे व्यक्ति की, और इसका पर्पस है दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आना। दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आना। सूर्य जब 8 नंबर राशि में चला जाता है ना, तो बोलता है कि मुझे देखो मत, मुझे मत देखो, मुझे तुमको देखने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए करना होगा ना, मैं कर दूंगा, मुझे उस चीज का क्रेडिट भी नहीं चाहिए। 1 नंबर राशि वाला सूर्य नहीं कहता। 1 नंबर राशि वाला बोलता है सुनो, मैं जो कर रहा हूं उसको देखो, सुनो मुझे, मैं बोलूंगा। मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कॉन्फिडेंस, और मैं बोलूंगा, और जो मैं करूंगा उसकी प्रशंसा भी करो। आई नीड दैट। 8 नंबर से अगर सूर्य अपनी एनर्जी ले रहा है ना, बोलेगा ऐसा, सुनो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, मुझे इस चीज की वाहवाही नहीं चाहिए कि दुनिया भर में मेरे नाम का ढिंढोरा पीटो, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा। लेट मी बी, जो मैं हूं ना, मुझे वो मतलब मुझे रहने दो, वैसे ही रहने दो, मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए तुम्हारी। 8 नंबर राशि का सूर्य। फर्क पड़ गया दोनों में? समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? तो राशियां समझना जरूरी है, लेकिन दोनों के अंदर मार्स की एनर्जी है। लेकिन 1 नंबर राशि के अंदर जो एनर्जी है वो सबके सामने दिखाई दे रही है। फ्लैश लाइट है वो, एकदम फ्लैश लाइट। आप चाहे जो मर्जी कर लो, देखो आप दोनों की एनर्जी ऑपोजिट कितनी है। 1 नंबर राशि हमारा हेड, हम सबको दिखाते हैं ना, हम सबको दिखाते हैं, कभी नहीं छुपाते, ठीक है। और ये कहते हैं उनसे अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर बना के रखने की कोशिश करते हैं कि बढ़िया एकदम चटक मेकअप कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और बढ़िया बनाकर रखें अपना चेहरा। और 8 नंबर राशि क्या है? 8 नंबर राशि है हमारे प्राइवेट पार्ट, जिनको हम हमेशा छुपा कर रखते हैं, हम कभी नहीं शो करते उनको, ठीक है। तो ये बेसिकली, लेकिन 8 नंबर राशि
क्या आपका चेहरा देखकर कोई बता पाता है? अभी तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा हुआ तो उसका चेहरा देखकर क्या बता सकते हो कि वो लड़का है या लड़की है? वो कौन है एक्चुअल में? वो कहां से पता चलता है? 8 नंबर राशि से। हम जब चार्ट देखते हैं तो 8 नंबर राशि देखते हैं कहां बैठी है। बेसिकली क्योंकि 8 नंबर राशि ही ट्रांसफॉर्मेशन है। 8 नंबर राशि जहां पर है वहां पर आपको उस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और वही प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने में मदद करती हैं। 8 नंबर राशि ट्रांसफॉर्मेशंस की राशि है। 8 नंबर राशि मृत्यु की राशि है। 8 नंबर राशि छुपी हुई राशि है। 8 नंबर राशि में रोशनी नहीं पहुंचती है, और जहां रोशनी नहीं पहुंचती है वहां अंधकार होता है। लेकिन अगर इस दुनिया को बदलने की ताकत किसी राशि में है तो वो केवल और केवल 8 नंबर राशि में है। जो एक्चुअल मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं सदियों में, जिस भी सदी में, मतलब हर हर टाइम पर जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं वो स्कॉर्पियो राशि की वजह से आती हैं। एक चीज ध्यान रखना, रियल ट्रांसफॉर्मेशंस ना, पूरे साल की जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, किसी को गोचर देखना आता हो तो ये बात देखना और बताना मुझे, रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती हैं जब सूर्य 8वीं राशि से गोचर करता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस टाइम पर पूरी दुनिया में। गोचर कर रहा है, राजा आया है, बदलने के लिए आया है। राजा गोचर कर रहा है 8वीं राशि से, बदलने के लिए गोचर कर रहा है। ट्रांजिट बहुत बड़ी चीज है। तो बेसिकली ये 8वीं आपको समझ में आया 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि का डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? दोनों के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन 1 नंबर राशि की जो एनर्जी है वो सबको दिखाई दे रही है, लाइमलाइट में। और 8 नंबर एनर्जी की जो रियल उसके पास पावर है, जो बदलाव का कारक है, बट वहां पर लाइमलाइट नहीं है, वहां तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है, बट बदलाव वहीं पर होता है। तो 8 नंबर राशि जहां पर अंधेरा है, जो चीजें ट्रांसफॉर्म होती है ना, वो कभी भी ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो दिखाई देती हैं दुनिया को उजाले में, लेकिन जब वो होती है ना तो वो गुप्त तरीके से ही ट्रांसफॉर्म होती हैं। 8 नंबर राशि गुप्त विद्याओं की है। 8 नंबर राशि ऑकल्ट की है। स्कॉर्पियो जो बेसिकली वो है, ये गुप्त विद्या है। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, पता है ये क्या चल रहा है? ये 8 नंबर राशि चल रही है, ऑकल्ट साइंस। तो बेसिकली समझ आ रहा है? बेसिक फंडामेंटल समझ में आ रहे हैं आपको कि ये बेसिक फंडामेंटल्स है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, क्योंकि राशि ऑब्वियसली बात है, राशि बड़ी लंबी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। अभी ऑफिस में से बाहर से लोग मुझे झांकने लग गए कि मैडम 7:20 हो गए, कहाँ हो आप? ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को तो प्लीज आस्क, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। ओके, इसका कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं फिर हम लोग। मैम राशि कैसे फाइंड करते हैं? एक सेकेंड। ओके, राशि देखो, राशि कैसे फाइंड करते हैं इसका बहुत सिंपल सा एक वो है। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लो, जगन्नाथ हो रहा उठा लो, या कोई भी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर उठा लो, आपको राशि पता चल जाएगी कि सन कौन से सन मून या कोई भी प्लैनेट, उसके साथ ना, उसके साथ वो लिखा होता है जैसे कि ये 5 नंबर मतलब 5वीं नंबर राशि में बैठा है, ये 1 नंबर राशि में बैठा है, ऐसे लिखा होता है, तो आपको पता चल जाएगा। और ये सबसे इजी तरीका है, ये सबसे इजी तरीका है, तरीके बहुत सारे, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है ये देखने का कि कोई प्लैनेट किस राशि में बैठा था। ठीक है, तो पहले हम राशि कर लेते हैं, राशि समझ लेते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि हम कैसे देखेंगे। ठीक है, वंदना जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, मैंने आपको यहां से अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, बताइए, आप कुछ पूछना चाह रही हैं वंदना जी? जय श्री राम मैम। श्री राम।
मैं पूछना चाह रही थी मैम कि जैसे राशि और लग्न होता है, तो मतलब बेसिकली किसको फोकस करना चाहिए, राशि के अकॉर्डिंग या लग्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए, देखना चाहिए कोई भी चीजों को? देखो, सबसे पहले तो ना आपका क्वेश्चन का एक बेस होना चाहिए कि हम किस बेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग सिंपली इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपका कौन सा मूलांक है, उसका क्या प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट आपको रूल करता है, और वो प्लैनेट कौन सी राशि में था, है ना। तो अभी आप कहो कि किसको फोकस करना चाहिए। अब मैं कहूंगी अगर आप वैदिक के हिसाब से देख रहे हो तो आप लग्न को फोकस कर लोगे, है ना। अगर आप बेसिकली भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से देख रहे हो तो आप जुपिटर को फोकस करोगे। अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से देख रहे हो तो आप केपी चार्ट को, नारायण भाव चलित को फोकस करोगे। तो फोकस का मतलब ऐसा थोड़ी ना आपको जाना कहाँ है, आप कर क्या रहे हो। अभी आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो आप? MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मैं यहाँ पर नोएडा में हूँ, है ना। नोएडा से मध्य प्रदेश जाने के कितने रास्ते हैं? बहुत रास्ते होंगे। बाय रोड है, बाय ट्रेन है, बाय क्या कहते हैं, फ्लाइट है। तो अभी आपको कि मुझे फोकस क्या करना है, अभी फोकस तो वही करना है ना जिस रूट से आप जा रहे हो उस रूट पर फोकस करना है। अगर मैं फ्लाइट जा रही हूँ तो मुझे एयरपोर्ट के रूट पर फोकस करना है। अगर मैं ट्रेन से जा रही हूँ तो मुझे रेल के रूट पे, रेल यहां से अपने घर से रेलवे स्टेशन जाने पर फोकस करना है ना। तो फोकस डिसाइड होगा कि आपका गोल क्या है, आप कहाँ कैसे किस तरीके से देख रहे हो। रिजल्ट वही है, रिजल्ट चाहे मैं ट्रेन से जाऊं, चाहे मैं उससे जाऊं, फ्लाइट से जाऊं, पहुंचूंगी मध्य प्रदेश ही, तो रिजल्ट वही रहेगा। फोकस आपका बदल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द रूट विच यू आर टेकिंग। ओके, हाँ जी, हाँ जी। सुखपाल सिंह जी, पहले अपनी शक्ल दिखाइए, उसके बाद फिर अनम्यूट करूंगी मैं आपको। ओके, ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। मैम पगड़ी नहीं पहनी हुई इसलिए फोटो बंद कर रखी है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मैं आपकी हर वीडियो देखी हुई है मैंने, आपकी हाँ जी, न्यूमरोलॉजी बेसिक की भी, आपकी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की। आई जस्ट वांटेड टू स्टडी एडवांस एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, but due to some financial constraint I was not able to do it, and I'm attending all the your कोई बात videos and lectures. नहीं, जाएंगे, कोई दिक्कत But I am trying to get something, my hands up on some funds so that I could do that astronomology. कोई दिक्कत I am interested in that. I think I will be able to do. डेफिनेटली, डेफिनेटली। Thanks for your videos. You are excellent teacher. Excellent. थैंक यू, थैंक यू। Okay. Then. ओके, Thank you. हाँ जी, हाँ जी। नीलू जी बताइए, आपने हैंड रेज कर रखा है, अपना वीडियो ऑन कीजिए एंड देन आस्क योर क्वेश्चन। चलिए, तो फिर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आज इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम राशियों के बारे में और पढ़ेंगे और फिर इस जर्नी को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए जी, जय श्री राम।